हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 14 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि नाटू नाटू पर नाचा ऑस्कर, द एलिफेंट विस्पर्स ने रचा इतिहास। तो ये सिनेमा की दुनिया में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर, उसमें भारतीयों के जो कदम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी धमक सुनने का बहुप्रतीक्षित सपना भी साकार हो गया। एक सदी के इतिहास में ऑस्कर के मंच से पहली बार विजेता के रूप में पूर्णतः भारतीय फिल्मों का नाम उद्घोषित किया गया। 95वें नंबर का जो ये एकेडमिक अवार्ड था में पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर ट्रिपल आर यानी कि RRR के जो सॉन्ग था नाटू नाटू तेलुगु भाषा में को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और तमिल में बनी द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा के साथ साथ नॉन फीचर सेगमेंट के बढ़ते दायरे का भी एक प्रमाण माना जा सकता है। SS राजामौली के निर्देशन में बनी ट्रिपल आर के नाटू नाटू को चंद्र बोस ने लिखा और MM किरवाणी ने संगीतबद्ध किया है। 2009 में जय हो को ऑस्कर मिलने के बाद से यह इस श्रेणी में जीतने वाला पहला गाना है जिसकी भाषा अंग्रेजी नहीं है। ऑस्कर के इतिहास में अब तक 4 बार ही गैर अंग्रेजी गानों को इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। नाटू नाटू को इससे पहले गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिल चुका है। नाटू नाटू के साथ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को कार्तिक गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा ने बनाया है। यह तमिलनाडु में अपने झुंड से बिछड़ गए एक हाथी के बच्चे को पालने वाले 2 लोगों की कहानी पर केंद्रित है। यह मनुष्य एवं जीवों के बीच संबंध को खूबसूरत तरीके से दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की जो पीठ है उसने इसे महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए संविधान पीठ को सौंप दिया है। मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले का फैसला पूरे समाज पर असर डालेगा, इसलिए कोर्ट किसी भी पक्ष की बहस में कटौती न करे, सभी को दलील रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि सीधा प्रसारण एक याचिकाकर्ता की मांग भी पूरी हो गई क्योंकि संविधान पीठ में सुनवाइयों का पहले ही सीधा प्रसारण शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं जिनमें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग की गई है। कुछ याचिकाएं ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने भी दाखिल कर रखी हैं। केंद्र सरकार ने मामले में हलफनामा दाखिल कर याचिकाओं का विरोध किया है। सरकार ने कहा कि इसको न्याय से पर्सनल लॉ और स्वीकार्य सामाजिक मूल्यों में संतुलन प्रभावित होगा। समान लिंग के व्यक्तियों के पार्टनर्स के रूप में साथ रहने और यौन संबंध रखने की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अमेरिका में एक और बैंक दिवालिया हुआ। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। एक सप्ताह के अंदर अमेरिका में यह दूसरा बैंक है जिसका परिचालन नियामकों को बंद करना पड़ा। अमेरिका के वित्त मंत्रालय और अन्य बैंक नियामकों ने संयुक्त बयान में कहा कि जमाकर्ताओं को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में यह तीसरा सबसे बड़ा बैंक है जो दिवालिया हुआ है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि FDCI ने बैंक में रिसीवर नियुक्त कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिसीवर बैंक की परिसंपत्तियां बेचकर ग्राहकों की जमा राशि लौटाने का विकल्प खोजेगा। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए FDCI ने ब्रिज बैंक की स्थापना की है जो ग्राहकों को सोमवार से अपने धन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा। FDCI ने कहा है कि सिग्नेचर बैंक के जमाकर्ता और उससे कर्ज लेने वाले स्वतः ब्रिज बैंक के ग्राहक बन जाएंगे। इसी के साथ FDCI ने सिग्नेचर बैंक के सभी जमा और परिसंपत्तियों को ब्रिज बैंक में स्थानांतरित कर दिया है। इस बैंक को FDIC संचालित करेगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया मानने लगी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। मानना भी चाहिए। दुनिया में यह समझ बनने लगी है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इससे जुड़ा कोई भी मामला भारत का आंतरिक मामला है। यह बात विदेश मंत्रालय ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कही है। वर्ष 2022-23 की इस वार्षिक रिपोर्ट में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस समेत दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के रिश्तों, इस वर्ष के दौरान घटित हो रहे वैश्विक घटनाक्रमों और इससे भारत के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान भारत के रिश्तों पर काफी प्रकाश डाला गया है। भारत ने दोहराया है कि वह अपने पड़ोसी देश के साथ शांति और सद्भाव का रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान घरेलू व राजनीतिक असफलता से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के विरुद्ध आक्रामक व काल्पनिक दुष्प्रचार चलाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, ने कहा है कि उनका देश वैश्विक जगत को कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात मनवाने में असफल रहा है। पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से ऐसी बात कही गई है। भारत हमेशा से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी टिप्पणी को अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के तौर पर लेता रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि 2024-25 तक 1.75 लाख करोड़ के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने सोमवार को कहा है कि उसने 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्माण का लक्ष्य रखा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2021-22 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा निर्माताओं द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य 86,078 करोड़ रुपए था। इनके द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य वर्ष 2020-21 में 88,631 करोड़ और 2019-20 में 63,722 करोड़ रुपए था। उत्पादन मूल्य 2018-19 में 50,499 करोड़ और 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि रक्षा निर्यात का मूल्य 2021-22 में 12,815 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में इस माह की 6 तारीख तक यह आंकड़ा 13,398 करोड़ तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ला परेसा अभ्यास में हिस्सा ले रही भारत समेत 6 देशों की नौसेनाएं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की नौसेनाएं बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लॉ पेरास में हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च तक किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि द्विवार्षिक अभ्यास लॉ पेरास फ्रांसीसी नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य समुद्री जागरूकता बढ़ाना और भारत प्रशांत क्षेत्र में नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को और मजबूत करना है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति के साथ ही अमेरिकी नौसेना, फ्रेंच नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी के जहाज और हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं। इससे पहले आईएनएस सहाद्री ने फ्रांस की नौसेना के 2 युद्धपोतों एफएस डिक्समूड और एफएस लॉफेट के साथ 10-11 मार्च को साझा समुद्री अभ्यास में हिस्सा लिया था। दोनों नौसेनाओं ने जमकर अभ्यास भी किया था। अब कोरोना से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में छूट बहाल करने की सिफारिश। देखिए, रेलवे की जो स्थायी संसदीय समिति ने कोरोना महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को फिर से बहाल करने की सिफारिश की है। भारतीय रेलवे सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेल एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो समेत सभी ट्रेनों की सभी श्रेणियों में यह छूट देती थी, जिसे 20 मार्च 2020 से
बंद कर दिया गया था। भारतीय रेलवे 60 साल से अधिक आयु के पुरुष यात्रियों को किराए में 40% की छूट देती थी, जबकि 58 या इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट मिलती थी। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेलवे की स्थायी संसदीय समिति ने संसद के दोनों पटलों पर अपनी यह रिपोर्ट सोमवार को पेश की है। इस समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी यही सिफारिश की थी। समिति ने इसके लिए अनुदान की भी मांग की थी। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अब देश कोविड के हालात से उबर गया है और इस राष्ट्रीय परिवहन की आय में वृद्धि सामान्य स्तर की हो गई है। समिति ने यात्री आरक्षण प्रणाली को लेकर 12वीं कार्रवाई रिपोर्ट यानी 17वीं लोकसभा में यह इच्छा भी जताई है कि वरिष्ठ नागरिकों को कोविड काल से पहले वाली छूट उपलब्ध कराने पर विचार किया जाए, साथ ही कम से कम उन्हें स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में यह सुविधा प्रदान की जाए ताकि जरूरतमंद नागरिकों की मदद हो सके। हालांकि रेलवे का कहना है कि इस छूट को तत्काल बहाल करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। उसका कहना है कि पहले ही सभी रेल यात्रियों को किराए में 50 से 55% की छूट दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, जिसमें पहली न्यूज है कि अमेरिकी झटकों से 897 अंक टूटा सेंसेक्स। ये शेयर मार्केट की न्यूज है, इसको बाद में हम देखेंगे। सेकंड नंबर न्यूज है इसमें कि अदानी समूह पर एलआईसी का कर्ज मामूली घाटा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि अदानी समूह पर सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के कर्ज में मामूली कमी आई है। एक लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2022 को अदानी समूह पर एलआईसी का 6,347 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 5 मार्च 2023 तक घटकर 6,183 करोड़ रुपए रह गया है। वित्त मंत्री के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की 5 साधारण बीमा कंपनियों ने बताया कि उनका अदानी समूह की कंपनियों पर कोई कर्ज या उधार नहीं है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बताया कि उन्होंने परियोजनाओं की वैधता, संभावित आय, जोखिम, पर्याप्तता, सुरक्षा, उपलब्धता और पुनर्भुगतान के मूल्यांकन के बाद ही अदानी समूह की कंपनियों को कर्ज दिया है। एक अन्य सवाल से जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि हिडनबर्ग रिसर्च को लेकर अदानी समूह के खिलाफ जांच के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। हालांकि समूह के खिलाफ लगे आरोप की सेबी जांच कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि देशवासियों को इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। लोगों को अपनी जमा राशि भी जब भी जरूरत होगी उन्हें मिल जाएगी। उन्होंने सख्त बैंकिंग रेगुलेशन बनाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वह संसद से सख्त नियम बनाने को कहेंगे जिससे इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं आए और छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा की जा सके। जहां तक बैंकिंग रेगुलेशन को सख्त बनाए जाने की बात है तो इस मुद्दे पर बाइडेन को संसद में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि HSBC ने सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रिटिश इकाई का 1 पाउंड में किया है अधिग्रहण। HSBC ने सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रिटेन स्थित सब्सिडरी का 1 पाउंड में अधिग्रहण कर लिया है। इस सौदे में ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड में मदद की गई है। HSBC के इस कदम से SVB यूके के 3,000 से अधिक ग्राहकों के लगभग 6.7 अरब पाउंड यानी कि 8.1 अरब डॉलर की जमा राशि सुरक्षित हो गई है। SVB की ब्रिटेन इकाई के पास यूं तो लगभग 3,000 ही ग्राहक हैं, लेकिन इसके दिवालिया होने से प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए खतरा पैदा हो जाता है। दरअसल इस क्षेत्र को ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि के लिए अहम माना जाता है। HSBC ने कहा है कि SVB यूके का बही खाता 8.8 अरब पाउंड का है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। पहली न्यूज़ इसमें है कि सेना को इस्पात की महान दीवार बनाएंगे चिनफिंग। देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अमेरिका व जो कुछ पड़ोसी देशों से तनाव के बीच सोमवार को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना को इस्पात की महान दीवार बनाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब ईरान समझौते को अप्रत्याशित कूटनीतिक सफलता के बाद वैश्विक मामलों में चीन की बड़ी भूमिका की जरूरत बताई है।
राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए संसद से स्वीकृति के बाद चीनी विधायिका नेशनल पीपुल कांग्रेस के वार्षिक सत्र के समापन पर बोल रहे शी जिनपिंग ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पार्टी के मुख्य नीति निकाय केंद्रीय समिति के केंद्रीकृत एकीकृत नेतृत्व को कायम रखने पर जोर दिया है। चीनी राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान करीब 3000 विधायिका के सदस्य मौजूद थे। सी की यह टिप्पणी चीन के प्रयासों से सऊदी ईरान के बीच वर्षों की शत्रुता को समाप्त करने और राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए सऊदी ईरान समझौते की पृष्ठभूमि में आई है। चलिए, तो ये आज का यानी 14 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।